अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वाइड विजन की सीरीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में खुश आमदीद। हमारा आज का मौजू है 18वीं तरमीम। आज के मौजू में हम जानेंगे कि तरमीम क्या होती है, पाकिस्तान के आइन में अब तक कितनी तरमीम हो चुकी हैं, इसके अलावा 18वीं तरमीम क्या है और ये कैसे पास हुई और 18वीं तरमीम की अहमियत क्या है। तो आइए आज के मौजू का आगाज़ करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की तारीफ़ कुछ यूँ है कि एनी एडिशन, ओमिशन एंड डिलीशन इन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कॉल्ड अमेंडमेंट। पाकिस्तान में अभी तक 1973 से लेकर 2020 तक 26 तरमीम हो चुकी हैं। इनमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में 7 तरमीम हुई, फिर उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक के दौर में 1985 से लेकर 87 तक 8वीं, 9वीं और 10वीं तरमीम हुई। फिर 1989 से लेकर 1999 तक जमहूरी दौर में, जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दो दफ़ा बरसरे इक़्तिदार आए, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं तरमीम हुई। मुशर्रफ के दौर में 2003 में 17वीं तरमीम हुई, 2010 में 18वीं तरमीम हुई, 2010 से लेकर मई 2019 तक 18 से 26 तरमीम हुई हैं। तो ये टोटल जो है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक तरमीम हो चुकी हैं। अब हम जानते हैं कि 18th अमेंडमेंट कैसे हुई और ये इसमें क्या है, कौन कौन से आर्टिकल्स जो हैं उनमें तरमीम की गई है। पहले तो ये जान लें कि अमेंडमेंट के लिए जो कमेटी बनी थी उसके 26 मेंबरान थे, जिन्होंने सेनेटर रज़ा रब्बानी की सरबराही में काम करना शुरू किया। इनमें 11 मेंबर्स मेन स्ट्रीम पार्टीज़ यानी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ में से थे। बाकी 15 मेंबर्स मुख्तलिफ मुल्क की जो जमातों में से थे। तो इन तमाम मेंबरान ने काम शुरू किया और 8 अप्रैल 2010 में 10वीं तरमीम नेशनल असम्बली में पेश की गई, जिसे नेशनल असम्बली के 342 मेंबर्स में से 292 मेंबर्स ने जिसके हक़ में वोट डाला। फिर उसके बाद सेनेट के 100 मेंबर्स में से 90 मेंबर्स ने इसके हक़ में 15 अप्रैल 2010 को वोट दिया और 19 अप्रैल 2010 में आसफ़ अली ज़रदारी, उस वक्त का प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, के सिग्नेचर से ये 18th अमेंडमेंट बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनी। अब हम जानते हैं, ये एक बहुत अहम बात है कि ये तरमीम पाकिस्तान के तमाम तरमीम में से सबसे बड़ी तरमीम है। इस तरमीम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और इसमें कमो बेश 102 आर्टिकल्स में अमेंडमेंट की गई हैं। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी अमेंडमेंट है जो कि आइन में की गई हैं। तो इसको मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स को, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर को कुछ नाम दिए गए हैं, उस लिहाज से मैं आपको बयान करूँगा। कोशिश है मेरी कि तमाम अमेंडमेंट्स को जो मुख्तसरन आपके सामने बयान कर दूँ। तो सबसे पहले हमारे सामने है मिसलेनियस अमेंडमेंट्स। तो मिसलेनियस अमेंडमेंट में सूबों के नाम तब्दील हुए। एक सूबा NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का मुकम्मल तौर पर नाम तब्दील कर कर खैबर पख्तूनख्वा रखा गया। बाकी सिंध का नाम, उसमें स्पेलिंग का इजाफा हुआ, एंड पे एच का इजाफा हुआ है। और बलोचिस्तान में जो है यू था, यू को ओ में जो है चेंज कर दिया गया। तो ये इसमें चेंजेस हुई। और प्लस आइन का आर्टिकल 6 है जो कि हाई ट्रीजन के बारे में है, तो इसमें कुछ अमेंडमेंट की गई। ये आर्टिकल बेसिकली है
कि कोई भी डिक्टेटर या कोई भी अथॉरिटी अगर कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक करेगी तो वो हाई ट्रिजन के मर्तकब होगी, तो इसकी सज़ा डेथ पेनल्टी है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं ज़ियाउल हक और मुशर्रफ ने कॉन्स्टिट्यूशन को ना सिर्फ ब्रेक किया बल्कि सुप्रीम कोर्ट से उसे अप्रूव भी करवा लिया। तो इस अमेंडमेंट में ये बात वाज़िया की गई कि अगर कोई भी आइन को ब्रेक करेगा तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनके पास अथॉरिटी नहीं कि इस ब्रेकज को वैलिडेट कर सके। तो ये हमारा है मिसलेनियस। और उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो है 3 राइट जो है सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान को मुहैया किए गए। नंबर 1 फेयर ट्रायल, नंबर 2 राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, नंबर 3 राइट ऑफ फ्री एजुकेशन। फेयर ट्रायल जो आइन का जो है आर्टिकल 10A उसके मुताबिक पाकिस्तान का हर शहरी उससे ये राइट, ये हक हासिल है कि वो अपना मुकदमा जो है प्रॉपरली जो है पेश करे। अगर उसके पास अखराजात नहीं तो हुकूमत पाकिस्तान उसे बर्दाश्त करेगी, उसे वकील हायर करके देगी ताकि वो अपने जो है मुकदमे को जो प्रॉपरली जो है डिफेंड कर सके। फिर राइट ऑफ इंफॉर्मेशन आर्टिकल 19A के मुताबिक जो है पाकिस्तान के हर शहरी को ये हक हासिल है कि कोई भी हुकूमत का प्रोजेक्ट उसके बारे में वो एक एप्लीकेशन के ज़रिए इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है। फिर उसके बाद राइट ऑफ फ्री एजुकेशन, मैट्रिक तक तमाम पाकिस्तानी शहरियों को फ्री एजुकेशन हासिल करने का हक है। आइन का आर्टिकल 25A ये हक देता है कि तमाम सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान को एजुकेशन मैट्रिक तक फ्री मुहैया की जाएगी। फिर उसके बाद अमेंडमेंट रिगार्डिंग लेजिस्लेचर, असम्बली के बारे में है कि असम्बली में जो अगर हम देखें रोल ऑफ सेनेट उसे बढ़ा दिया गया, उसकी कुछ जिम्मेदारियों को बढ़ाया गया। मनी बिल जो है अगर मनी बिल उसके पास पेश किया जाएगा तो 7 से लेकर 14 दिन तक सेनेट उस पर नज़रसानी करेगा और उस पर जो है वर्क करके आगे देगा। फिर जो सेनेट के मेंबर्स 100 थे, 100 मेंबर्स थे, 104 मेंबर्स कर दिए गए, यानी 4 मेंबर्स को बढ़ा दिया गया। हर सूबे में एक अक़लियती मेंबर सेनेट में आएगा। फिर सेनेट के जो 1 साल में वर्क करने के जो डेज थे वो 90s थे, उनको बढ़ाकर 110 कर दिया गया। फिर अगर देखा जाए पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, सेनेट के मेंबर्स हैं, इनकी क्वालिफ़िकेशन, तो क्वालिफ़िकेशन के ज़िम्मे में इनकी कुछ डिस्क्वालिफ़िकेशन है कि जिनके तहत ये डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। उसमें एक था कि कोई भी मुजरिम जो है वो कभी भी मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली या मेंबर ऑफ सेनेट नहीं बन सकता। इसमें अमेंडमेंट करके ये एक रास्ता खोला गया है कि चोर, डाकू, कातिल अगर वो अपनी सज़ा पूरी कर लेता है तो 5 साल बाद वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक नेगेटिव अमेंडमेंट है कि जिसके ज़रिए जो है मुजरमों को रास्ता फ्राहम किया गया कि वो नेशनल असम्बली में या असम्बली में आ सकते हैं। फिर उसके बाद आर्टिकल 63A के तहत पार्टी हेड जो है उसे डिक्टेटर्स वाले इख्तियारात दे दिए गए, यानी पार्टी का कोई भी मेंबर पार्टी की पॉलिसी से इनहराफ का मर्तकब होता है तो पार्टी हेड उसकी रुकनीत को ख़त्म कर सकता है। तो ये पार्टी हेड के पास इख्तियार है कि वो उसके जो है रुकनीत को मुअत्तल कर दे। और फिर सबसे अहम चीज़ जो है, इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हर पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शन ज़रूरी था, तो इस अमेंडमेंट के ज़रिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन को ख़त्म कर दिया गया। मतलब ये अगर हम लोग तीनों आर्टिकल्स देखें, ये 3 के 3 आर्टिकल काफ़ी हद तक गैर जमहूरी आर्टिकल्स हैं। फिर नेक्स्ट आता है अमेंडमेंट रिगार्डिंग एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव से मुतल्लिका जो है अमेंडमेंट वो कौन कौन सी हैं
जैसे कि हम जानते हैं 18th अमेंडमेंट ज़्यादातर मशहूर है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए। इसमें जो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम उसे ख़त्म कर दिया गया, सदर के इख्तियारात को ख़त्म करके पार्लियामेंट को वो तमाम इख्तियारात दे दिए गए। तो सदर के पास जो 58(2)B के मुताबिक वो पार्लियामेंट को रिमूव कर सकता है, ये इख्तियारात सदर के पास मौजूद थे। इसे ख़त्म कर जो है ये इख्तियारात असम्बली को दे दिए गए, नेशनल असम्बली को दे दिए गए। और जो है मुल्क का जो है प्राइम मिनिस्टर, अब वो जो उसके पास इख्तियार है कि वो मुल्क का एग्जेक्टिव हेड होगा और तमाम जो है चीफ्स को जो है नॉमिनेट वो करेगा, सदर उसे सिर्फ साइन करके जो है रेटिफाई करेगा। फिर उसके बाद सदर के पास जो सदर के साथ साथ जो गवर्नर्स के इख्तियारात उनको भी ख़त्म कर दिया गया। अब वो भी जो प्रोविंशियल असम्बली को ख़त्म नहीं कर सकते, मुल्क में गवर्नर राज, सूबों में गवर्नर राज नहीं लगा सकते। हाँ, एक कंडीशन है कि प्रोविंशियल असम्बली की परमिशन से वो ये काम कर सकता है। और इसी तरह नेशनल असम्बली को भी अगर कोई डिज़ोल्व कर सकता है तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से कर सकता है। फिर उसके बाद देखें, प्राइम मिनिस्टर जो है इससे पहले सिर्फ 2 दफ़ा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन सकता था, लेकिन इस अमेंडमेंट के तहत जो है ये भी शर्त ख़त्म कर दी गई। अब वो 3 या 3 से ज़्यादा मरतबा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। ये स्पेशली अमेंडमेंट नवाज शरीफ की वजह से पेश की गई, क्योंकि वो इससे पहले 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन चुका था, तो तीसरी दफ़ा भी बनना चाहता था, तो इसलिए जो है ये अमेंडमेंट इसमें जो है लाई गई। फिर उसके बाद जो है साइज़ ऑफ कैबिनेट जो है रिड्यूस कर दिया गया। आपको पता है कि मुशर्रफ के दौर में कैबिनेट का साइज़ इंतहाई ज़्यादा बड़ा था, तो इसमें 11% ऑफ नेशनल असम्बली जो है कैबिनेट मेंबर्स वो मिनिस्टर्स बन सकेंगे, यानी कि सिर्फ 49 तक जो है जो मिनिस्टर्स जो हैं मिनिस्ट्रियाँ संभाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये काम हुआ। और सेम इसी तरह का असूल जो प्रोविंशियल असम्बली की जो है कैबिनेट, उसके लिए भी यही रखा गया। फिर नेक्स्ट है अमेंडमेंट रिगार्डिंग जुडिशरी। तो जुडिशरी में जो सबसे पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो इसके तहत बनाया गया। फिर 2 हाई कोर्ट के बेंचेस बनाए गए मंगोरा और तुर्बत में। फिर उसके बाद जो है प्रोसीजर जो है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का प्रोसीजर वो डिफ़ाइन किया गया। उसके तहत 7 जजेस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में नए जजेस का जो है नाम देंगे। नाम जो है उन्हें आइन के आर्टिकल 175A के मुताबिक जो है वो जो आर्मी जो नए जजेस का नाम देंगे और ये नाम जो है पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजे जाएंगे, जो कि 8 मेंबर्स पर मुश्तमिल होंगी। और वो कमेटी उन नामों को फाइनल करके प्रेसिडेंट के पास भेजेगी और प्रेसिडेंट जो है अपने सिग्नेचर के साथ जो है वो जजेस का तयन करेंगे। तो ये काफ़ी हद तक मुश्किल प्रोसीजर था, जिसे 19th अमेंडमेंट के ज़रिए जो है ख़त्म कर दिया गया। फिर नेक्स्ट जो है आर्टिकल 200 के मुताबिक जजेस जो हैं वो अपनी ट्रांसफ़र को जो है ख़ुद रोक सकते हैं, वो उसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के लिए ये कंपलसरी कर दिया गया कि वो ड्यूरिंग सर्विस प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है अमेंडमेंट रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिका जो है अमेंडमेंट्स, तो उसमें जो है पाकिस्तान का जो परमानेंट इलेक्शन कमीशन बनाया गया। पहले इसकी मुद्दत 3 साल थी, इसे बढ़ा के 5 साल किया गया। इसका चीफ इलेक्शन कमीशन और 4 जजेस जो हैं उनका जो है तकर्रुर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और अपोजिशन लीडर करेंगे। ये दोनों 3 लोगों के नाम देंगे और ये 3 लोगों के नाम 12 पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएंगे और 12 पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर्स किसी एक नाम को चूज़ करके प्रेसिडेंट को भेजेंगे और प्रेसिडेंट उसे फाइनलाइज करेंगे। और फिर जो है
आर्टिकल 140A के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बलदियाती इंतखाबात का इनेकाद किया करेगी। तो फिर उसके बाद आती है अमेंडमेंट रिगार्डिंग फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म को यहाँ पे जो है एम्पावर किया गया इस 18th अमेंडमेंट के ज़रिए। इसमें जो है 6th और 7th शेड्यूल जो है उसे ख़त्म कर दिया गया, आइन में से ख़त्म कर दिया गया। 6th शेड्यूल में 35 लॉज थे, 7th शेड्यूल में 8 लॉज थे, तो इनको जो है ओमिट कर दिया गया। 17वीं अमेंडमेंट को ख़त्म कर दिया गया और फिर कंकरेंट लिस्ट उसे भी अबॉलिश कर दिया गया, उसे भी ख़त्म कर दिया गया। और कंकरेंट लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट्स थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में तकसीम कर दिए गए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हिस्से में 35 सब्जेक्ट्स आए और 10 सब्जेक्ट्स जो है जो फेडरल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में आए। तो काफ़ी अहम जो है मिनिस्ट्रीज़, काफ़ी अहम शोबाजात जो जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ज़कात, औकाफ, ये मुख्तलिफ जो शोबे जो है प्रोविंस को दे दिए गए। और नेक्स्ट जो है अगर देखें तो अब क्योंकि जो कंकरेंट लिस्ट थी ये इसमें ज़्यादातर इंटर प्रोविंशियल मैटर और इंटर प्रोविंशियल एंड फेडरल मैटर्स जो है डिस्कस किए जाते थे, तो इनको जो है इन पे बातचीत करने के लिए जो एक काउंसिल बनाई गई उसका नाम था CCI यानी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो कि प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की सरबराही में चलेगी। इसके 3 फेडरल मेंबर्स और 4 सूबों के चीफ मिनिस्टर्स वो इसे रन करेंगे। तो इसमें इंटर प्रोविंशियल मैटर्स को डिस्कस किया जाएगा, जैसे नहरी निज़ाम है जो है पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ दरिया हैं ये तमाम सूबों की मलकियत है। इससे मुतल्लिक़ा जो भी पानी की तकसीम, इसके अलावा मुख्तलिफ दूसरे रिसोर्स से मुतल्लिक़ा मुख्तलिफ जो है डिस्कशंस जो हैं वो यहाँ पे CCI यानी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में की जाती हैं। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास जो है 3 महीने में एक दफ़ा बुलाना जो है ज़रूरी है। फिर उसके बाद हमारा जो है आखिरी जो टॉपिक इसमें है वो 7th NFC अवार्ड है। तो 7th NFC अवार्ड जो कि 2010 में पेश किया गया, इसके मुताबिक जो सूबों का शेयर वो कितना बनेगा, कितना जो है सूबों का शेयर होगा वो इसमें जो है उसका तयन किया गया। इससे पहले जो है टोटल रेवेन्यू में से सूबों को जो है 45.5% दिया जाता और 52.5% जो है शेयर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता। तो ये 10% जो है इंक्रीज़ कर दिया गया सूबों का शेयर। तो सूबों का जो है शेयर 75.5% कर दिया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है डिक्रीज़ करके 42.5% कर दिया गया। तो ये आप कह लें कि सूबों को जो है रेवेन्यू के इख्तियारात जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दे दिए गए। सूबे अब ख़ुद मुख्तार थे कि वो अपना बजट जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ख़र्च कर सकते हैं। तो ये आप अंदाज़ा करें कि ये इस हद तक अहम चीज़ है कि इसके बारे में कहा जाता है कि यही काम अगर 1970s में हो जाता तो पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट ना होता। तो सूबों के शेयर्स बढ़ा दिए गए। तो अब इन शेयर्स को जो है इनके कुछ इंडिकेटर्स मुकर्रर किए गए। तो मतलब जो ज़ाहिर बात है टैक्स जो है, टैक्स कलेक्शन जो है वो ज़िम्मेदारी ठहरी सेंट्रल गवर्नमेंट की, और बाद में जो मुकम्मल रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है उसे कैसे जो है सूबों में तकसीम करना है, उनके शेयर्स क्या हैं, वो कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनके मुताबिक जो है ये शेयर तकसीम होगा। तो इसमें जो 4 इंडिकेटर्स हैं, नंबर 1 पॉपुलेशन, उसकी बेस पे 82% जो है शेयर जो है दिया जाएगा पॉपुलेशन बेस पे। फिर है पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस 10.3% इसमें एलोकेट किया गया। फिर रेवेन्यू कलेक्शन एंड जनरेशन 5% है। इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी ये 2.7% है। तो अब इनके मुताबिक जो है 4 सूबों का जो है शेयर बनता है वो कुछ यूँ है 7th NFC अवार्ड के मुताबिक। बलोचिस्तान के हिस्से में जो है ये टोटल रेवेन्यू जो कि सूबों का जो बनता है 57
0.5%, इसको अगर हम 100% की रेशो में से लें तो 9.09% रेवेन्यू बलूचिस्तान का बनता है। खैबर पख्तूनख्वा का 14.62% बनता है और सिंध का 24.55% बनता है और पंजाब का 51.74% शेयर बनता है। तो ये हमारा जो है मुकम्मल जो आप कह लें कि 7th NFC अवार्ड का जो है फार्मूला है, जो कि सेम 7th NFC अवार्ड जो है 8th NFC अवार्ड वो भी तकरीबन सेम ही था, उसमें भी कोई रद्द-बदल नहीं किया गया। और आइन में ये बात वाज़िया कर दी गई कि सूबों के शेयर को इंक्रीज़ तो किया जा सकता है लेकिन डिक्रीज़ नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये थी हमारी 18th अमेंडमेंट की वो तमाम आर्टिकल्स जो कि अमेंड किए गए हैं। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है, आप अंदाज़ा करें। इससे जो है मुल्क में जो पार्लियामेंट्री निज़ाम वो अपनी स्पिरिट के मुताबिक बहाल हुआ। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम से जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ। फिर उसके बाद जो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है अपनी स्पिरिट के मुताबिक इम्प्लीमेंट हुआ, जिसमें सूबों को ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात मिले। और ये बात सच कही जाती है कि अगर वाकई ये 18th अमेंडमेंट या इस तरह का कोई फार्मूला 70s में कर दिया जाता और सूबों को ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात दिए जाते तो हो सकता है कि आज तारीख़ मुख्तलिफ होती। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मौजू। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का एक नया मौजू के साथ हम फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।